पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक हुआ। 70 परीक्षाएं मान्यवर। कहीं मेडिकल में दाखिला लेना हो, उसके एग्जाम में, नीट की परीक्षा में पेपर लीक। कहीं नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहे हैं, क्लर्क की, कांस्टेबल की, उसके पीछे पेपर लीक। ये पेपर लीक की घटनाओं के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, कोई राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे पेपर लीक की घटना रोकी जा सके। मैं पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या अगर पढ़ूंगा तो पूरे सदन को इसके बारे में अफसोस होना चाहिए। आपका आंकड़ा है 1,70,00,000 नौजवान ये पेपर लीक की घटना से, हमारे बच्चे, बच्चियां, छात्र छात्राएं, बेरोजगार नौजवान प्रभावित हुए हैं। श्री संजय सिंह, सर, यू हैव 14 मिनट्स। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं और आज जब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर भारत शिक्षित बनेगा तभी विकसित बनेगा मान्यवर। शिक्षित भारत ही विकसित भारत बन सकता है। लेकिन वास्तव में इस शिक्षित भारत की सच्चाई क्या है? हो सकता है कि सरकार ने अपनी ओर से बड़े बड़े दावे किए हों, बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की हों, लेकिन जमीन पर उसकी सच्चाई क्या है, ये आपके माध्यम से सरकार को और देश को जानना जरूरी है। मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके सामने पूरे देश में ड्रॉप आउट स्टूडेंट का आंकड़ा रखना चाहता हूं। वर्ष 2022-23 और 23-24 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में 54,77,223 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है मान्यवर। 54,77,223 बच्चों ने। और ये बच्चे 1 कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे। इनमें आसाम का अगर आंकड़ा पढ़ें तो 3,58,075 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। गुजरात का अगर आंकड़ा पढ़ें, जिसके विकास के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 1,38,813 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा क्लास 1 से क्लास 8वीं तक छोड़ी है। अगर आप मणिपुर की बात करें, 17,991 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अगर आप मेघालय की बात करें, 65,532 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अगर आप राजस्थान की बात करें, 8,99,240 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7,41,626 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। दिल्ली का आंकड़ा मैं जान रहा था कि हमारे भाई दिल्ली का आंकड़ा जरूर पूछेंगे, इसलिए बोलना जरूरी है। दिल्ली का आंकड़ा, दिल्ली में वर्ष 2022-23 और 23-24 का मिला के अगर आप आंकड़ा देखेंगे, इनका ही आंकड़ा है सरकार का, मैं चाहता हूं पढ़ भी लेंगे हमारे साथी, 7,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ये आंकड़े मान्यवर बहुत चौंकाने वाले, बहुत परेशान करने वाले और ये बताने वाले हैं कि सरकारी स्कूल से किस तरह से पूरे देश में शिक्षा
छोड़ छोड़ के बच्चे अपने घर पर बैठ रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के बारे में जो मैंने आंकड़ा पढ़ा है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। इनको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा मामला आता है मान्यवर पेपर लीक का। पेपर लीक की घटनाएं कितनी हुई पूरे देश में? पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक हुआ। 70 परीक्षाएं मान्यवर। कितने परिश्रम से एक कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एक बेरोजगार नौजवान अपनी तैयारी करता है। कितने परिश्रम से एक क्लर्क की नौकरी के लिए, एक पीसीएस आईएएस की नौकरी के लिए, कितने परिश्रम से अपने घर की जमीन बेच के एक नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कहीं मेडिकल में दाखिला लेना हो, उसके एग्जाम में, नीट की परीक्षा में पेपर लीक। कहीं नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहे हैं, क्लर्क की, कांस्टेबल की, उसके पीछे पेपर लीक। ये पेपर लीक की घटनाओं के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, कोई राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे पेपर लीक की घटना रोकी जा सके। मैं पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या अगर पढ़ूंगा तो पूरे सदन को इसके बारे में अफसोस होना चाहिए। आपका आंकड़ा है 1,70,00,000 नौजवान ये पेपर लीक की घटना से, हमारे बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं, बेरोजगार नौजवान प्रभावित हुए हैं। और इसमें क्या घोटाला हुआ है? आप जिसको परीक्षा कराने का ठेका देते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपने ठेका दिया ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी को। विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की एक कंपनी है जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गहरा रिश्ता है। और इसमें यह पाया गया कि 69,000 कांस्टेबल की भर्ती में इस कंपनी ने पेपर लीक कराया, घोटाला किया, गड़बड़ी किया, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया। जांच एजेंसियों के सामने यह आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ और इसके बाद इसी कंपनी को बिहार में भी एग्जाम कराने का ठेका दे दिया गया। यह आपका प्यार है, आपको छात्रों के, नौजवानों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम करना है। तीसरा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है आपके अलग अलग योजनाओं में जो आपने खेल किया है, और ये खेल समझना बहुत जरूरी है। आपने एक स्कीम शुरू किया, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति की स्कीम, उनको स्कॉलरशिप देने की स्कीम। इसका नाम रखा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम। इतना लंबा भारी भरकम नाम पढ़ के आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी कदम लेके आए। इस योजना में क्या किया आपने? और इसमें हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और पीएचडी के जो छात्र हैं एसटी, एससी, ओबीसी के, उनको अब स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं। इसमें आपने 2023-24 में 98 करोड़ रुपए खर्च किया। 2024-25 में इस स्कीम को बढ़ा के आपने 1558 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किया। बड़ी खुशी की बात है। 98 करोड़ खर्चा हुआ 23-24 में और 1558 करोड़ आपने बजट बढ़ा के कर दिया, निर्धारित कर दिया 24-25 में। फिर आप रिवाइज्ड बजट लेके आते हैं, संशोधित बजट लेके आते हैं। ये 1558 करोड़ की स्कीम घटा के आपने इसको 1000 करोड़ कर दिया। 1000 करोड़ करके 24-25 में इसको 1000 करोड़ किया, यानी कि इसी स्कीम में आपने 35% एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाली स्कॉलरशिप का पैसा कम करने का काम किया। दूसरी स्कीम आपकी है पीएम राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कीम। इसका भी बड़ा ढोल पीटते रहे आप। पीएम श्री स्कीम में 23-24 में
1215 करोड़ रुपए आपने खर्च किया। 24-25 में इस स्कीम में आपने 6050 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिया, और जब आपने इसको बढ़ाया तो यह प्रस्तुत किया कि हमने इस स्कीम में, प्रधानमंत्री श्री स्कीम में, हम देश के स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, शानदार स्कूल बनाएंगे, और इसका बजट देखिए हमने बढ़ा के 6050 करोड़ कर दिया। फिर 24-25 में ही आप इसके लिए रिवाइज्ड बजट लेके आए, और इसमें करीब करीब 1500 करोड़ रुपए आपने घटा के इसको रिवाइज्ड बजट में 4500 करोड़ रुपए कर दिया। करीब करीब 25% बजट आपने पीएम श्री स्कीम का कटौती कर दिया। फिर 25-26 में इसको 7500 करोड़ कर दिया। फिर आप एक स्कीम लेके आए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इस स्कीम के अंदर 23-24 में आपने 186 करोड़ रुपए खर्च किया। 24-25 में फिर इसको बढ़ा के आपने 815 करोड़ रुपए कर दिया। फिर इसी साल 24-25 में आप रिवाइज्ड बजट लेके आए, जिसमें आपने 920 करोड़ रुपए यानी कि करीब करीब 50% इस बजट का भी पैसा कम कर दिया। और फिर 25-26 के लिए 815 करोड़ रुपए जो 24-25 में किया था, वही आपने 25-26 के लिए कर दिया। यानी कितना खेल शिक्षा के नीति के साथ, शिक्षा के लिए निर्धारित बजट के साथ, कितना बढ़िया खेल किया आपने। एक बार आप बजट निर्धारित करते हैं, फिर संशोधित करते हैं, फिर वही बजट दोबारा अगले साल घोषित करते हैं। ये इस देश के शिक्षा व्यवस्था के साथ आप मजाक नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं। फिर आपने एक समग्र शिक्षा, जिसकी आजकल बहुत चर्चा पूरे देश में है, इस समग्र शिक्षा अभियान में आपने 23-24 में 32,830 करोड़ रुपए खर्च किया, और फिर 24-25 में आपने इसको घटा के, इसको बढ़ा के 37,500 करोड़ किया। फिर रिवाइज बजट लेके आए आप। हर बार आप रिवाइज बजट लाते हैं, और 24-25 के लिए रिवाइज बजट में आपने 490 करोड़ रुपए इस स्कीम का कम कर दिया, यानी कि करीब करीब 10% के आसपास आपने इसमें भी पैसा कम कर दिया। अब आइए 25-26 में आपने फिर इसी स्कीम में 41,500 करोड़ रुपए का आपने बजट निर्धारित किया। एक और मिड डे मील की चर्चा बहुत ज्यादा होती है सर। मिड डे मील, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इतना बड़ा बड़ा भारी भारी नाम दिया जाता है सर। आदमी को लगता है कि जैसे इस मिड डे मील की स्कीम का नाम सुनेंगे आपके अंदर वैसे ही शक्ति आ जाएगी प्रधानमंत्री का नाम सुनते हुए। इस स्कीम की हकीकत सुनिए। इस स्कीम के अंदर आपने 8,458 करोड़ रुपए 23-24 में खर्च किया। फिर 24-25 में इसको बढ़ा के 12,467 करोड़ रुपए किया। फिर इसी साल 24-25 में ही आप रिवाइज बजट लेके आए, संशोधित बजट लेके आए, और इस स्कीम का पैसा आपने 2,467 करोड़ रुपए घटा दिया। मिड डे मील का पैसा आप घटा रहे हैं, मिड डे मील के पैसे में आप कटौती कर रहे हैं। आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बच्चों के मिड डे मील का पैसा भी आप लोग पूरा नहीं देते, और करीब करीब 19% पैसा आपने मिड डे मील का कम कर दिया। मेरा आपसे ये कहना है मान्यवर कि आज जिस तरीके से आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा औरंगजेब की पूरे देश में चल रही है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मुगल क्रूर शासक हैं उनके बारे में इस देश के अंदर पढ़ाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। जो लोग जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो क्रूर अंग्रेज शासक शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद राजेंद्र लहरी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन अंग्रेजों के
क्रूरता के बारे में भी, उनके शासनकाल के बारे में भी इतिहास के अंदर आप पढ़ाइए। लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास, इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। ये सारा का सारा इतिहास हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हम मुगलों की क्रूरता के बारे में भी जान सकें और अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का साथ देने वाले संगठन की सच्चाई भी इस देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।